नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन जितने भी पेड़ होंगे उन पेड़ों का संरक्षण, उन पेड़ों को प्रोटेक्शन मिलेगी। ट्री अथॉरिटी का गठन किया गया, 2 अथॉरिटीज बनाई गई हैं, एक जम्मू नगर निगम के लिए, एक श्रीनगर नगर निगम के लिए। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि पहली मर्तबा इस तरह का प्रयास किया जा रहा है और इसका चेयरमैन मेयर को बनाया गया और बाकी सदस्य होंगे, डिप्टी मेयर सदस्य होंगे, कमिश्नर सदस्य होंगी और दूसरा डीएफओ अर्बन सदस्य होंगे और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को भी इसका सदस्य बनाया गया है। और इसमें सबसे पहली शर्त ये रखी गई है कि ये अथॉरिटी जितने भी पेड़ हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी, जितने भी पेड़ उनको प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा, जिस व्यक्ति के पास कितने जिसकी व्यक्ति की जमीन के अंदर कितने पेड़ लगे हुए हैं उसकी डिक्लेरेशन उस व्यक्ति से, ऑनर से लेगी। तीसरी बड़ी बात है कि किस किस्म के पेड़ लगे हुए हैं इसकी जानकारी भी होगी। चौथी बड़ी बात यह है कि जब वक्तन नई कुछ पॉलिसी प्रोग्राम्स आएंगे प्लांटेशन ड्राइव को लेकर के, वो पॉलिसी प्रोग्राम्स को जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट करवाना भी इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी। पहली बड़ी बात, पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पेड़ों के संरक्षण को लेकर के या प्लांटेशन ड्राइव को लेकर के इतना बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है और नगर निगमों को एक दायित्व सौंपा जा रहा है। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन जी। एक ट्री अथॉरिटी बनाई गई है, यानी जो पेड़ आपकी जुरिडिक्शन में आएंगे उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा गवर्नमेंट का अच्छा सराहनीय काम है यूटी गवर्नमेंट का जी। ताकि मैं जब से मेयर बना हूँ ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू पे काम कर रहा हूँ। स्वच्छ जम्मू जी, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू जी, बदलता जम्मू निखरता जम्मू जी। और ये गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है मेरे चेयरमैनशिप में। मेरे साथ 5-6 लोग हैं, हमारे कमिश्नर हैं जी और डीएफओ हैं हमारे सोशल ट्रस्टी के जी, और डिप्टी मेयर है 2-3-4 मेंबर की है जी। तो इसके लिए हम काम करेंगे जहाँ जो भी ऑलरेडी प्लांटेशन पे हम बहुत सा काम कर रहे हैं जी। लेकिन अब अगर सरकार ने जिम्मेवारी डाली है जी, वो फिर आप हमारा दायित्व और बढ़ जाता है पूरी मेहनत के साथ जी। जहाँ डिपार्टमेंटों में, इंस्टीट्यूशन में जहाँ कितने प्लांट्स है उसके ऊपर काम करेंगे। सब लोग काम कर रहे हैं, मतलब वैसे कॉर्पोरेशन भी कर रही है जी, और हमारा ये जो सोशल ट्रस्टी अर्बन ट्रस्टी वो भी बहुत काम कर रही है जी। लेकिन इससे और बल मिलेगा, हम सब मिलकर इस काम को बाखूबी निभाएंगे और जम्मू कॉर्पोरेशन के दायरा इख्तियार जो हमारी होगी, इसमें प्लांटेशन पहले मैं सोच रहा था 50 लाख प्लांट जब हमारे सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे तब से लेके हम लगे हुए हैं जी। तो इस बार अगले हम जुलाई में जब बरसात आती है पूरी तैयारी करके जहाँ जगह मिलेगी प्लांटेशन भी करेंगे और जहाँ क्या पहले प्लांटेशन लगी हुई है क्या है उसके बारे में सारा ब्यौरा हम सब मिलकर तैयार करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही शानदार और बढ़िया प्रयास है सरकार की तरफ से। हालांकि वो पहले भी कोशिश कर रहे हैं कि प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाए और इन्होंने पहले भी एक प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र जी। दर्शकों, अब हम बात करेंगे फेज 3 की। तीसरे चरण का मतदान कल है और मतदान को लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। पोलिंग स्टाफ अपने पोलिंग स्टेशन में पहुंच चुका है और पोलिंग स्टेशन में पहुंचने के साथ साथ उस पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मार्किंग की जा रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखा जाए। हालांकि बार बार के शर्मा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बार बार आग्रह कर रहे हैं, लोगों से, मतदाताओं से आग्रह कर रहे हैं, पोलिंग स्टाफ से आग्रह कर रहे हैं कि आप खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, मास्क वेयर करें, 2 गज की दूरी रखें, वोट भी कास्ट कराए, ज्यादा से ज्यादा पोल प्रतिशत भी बढ़े, पोल परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा हो, लोकतंत्र के पर्व में और भी 4 चांद लगे। लेकिन आज हमने देखा सांबा से भी पोलिंग स्टाफ रवाना हुआ। कैंडिडेट्स कल की जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन है सब मिला के 305 कैंडिडेट में से 252 मेल हैं और 53 आर फीमेल कैंडिडेट्स। सरपंच बाई पोल कल जो होगी वो फेज 3 में 126 टोटल थी कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पर होनी थी, लेकिन 40 सरपंच अनअपोज्ड इलेक्ट हुए। तो कल की इलेक्शन जो है वो 66 कॉन्स्टिट्यूंसीज में होगी 4 दिसंबर वाली, 4 दिसंबर टुमारो या, और इसमें 66 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 184 कैंडिडेट हैं सरपंच के लिए।
इसी तरीके से जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें सब मिला के 749 कैंडिडेट्स हैं और इसमें 558 मेल्स हैं और 191 फीमेल्स हैं। कल की जो है ये फेज़ 4 में 327 वेकेंट सीट्स थी, ये भी डेटा हम आपको दे रहे हैं। और 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी का था। और मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ सरपंच और कुछ पंच ऑलरेडी इलेक्ट हो गए हैं, उसका डेटा हमने आपको दे दिया है। कि ये इलेक्शन कोविड में हो रही है तो एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया जो आप यहाँ पर सारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, आपका धन्यवाद है। आपके थ्रू एक बार फिर मैं ये सबको अपील करना चाहूँगा, सभी वोटर्स को। सबसे पहले तो ये कि मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। आपके जो वोटर ये सुन रहे हैं इस समय या जो इसके न्यूज़ पढ़ेंगे, आपके इलाके में जो कल इलेक्शन हो रही है फेज़ 4 और साथ में आने वाले फेजेज़ में भी जो बचे हुए हैं, अपने वोट का पता करें। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, आपके कैंडिडेट कौन से हैं, और कल ज़रूर अपना वोट डालें और वैसे ही आगे वाले फेजेज़ में भी अपने वोट डालें। ये इलेक्शन चूँकि कोविड पेंडेमिक में हो रही है, डिटेल गाइडलाइन का प्रयोग करें। सबसे पहली चीज़ है कि वोटर जब अपने घर से निकले तो अपना मास्क पहन के निकले। ये ऑब्लिगेटरी है, ये कंपलसरी है और ये मैंडेटरी है कोविड गाइडलाइन में, क्योंकि आप एक पब्लिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और जैसे ही पोलिंग स्टेशन में पहुंचते हैं तो वोटर्स को एक बार फिर अपील करते हैं हम यहाँ से स्टेट इलेक्शन कमीशन से कि जब कतार में रहें तो 6 फुट का फिज़िकल डिस्टेंस, 6 फुट की दूरी एक जो व्यक्ति आपके आगे है और जो आपके पीछे है उसमें रहे। और पोलिंग स्टेशन के अंदर में कोविड रिलेटेड सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, सैनिटाइज़र रखने के, टेम्परेचर लेने के, और कुछ एक एक्स्ट्रा मास्क भी वहाँ पर रखे हुए हैं कि अगर कोई वोटर भूल जाता है तो उसके हाथ में देने के लिए। और एक बार फिर सबसे अपील करते हैं कि कल की आप वोटिंग करें। इसी तरीके से डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में मजबूत होगी। ये पहली बार जिला विकास प्राधिकरण, जिला विकास परिषद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे जम्मू कश्मीर के भाई बहन जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो डीडीसी इलेक्शन में और सरपंच और पंचायत की जो बाई इलेक्शन है उसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारे लिए एक थोड़ी इलेक्शन ड्यूटी हमारे एक साथी टीचर जो इलेक्शन ड्यूटी में अटेंड कर रहे थे, उनका किसी कारण से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ एंड ही पास्ड अवे टुडे। सो इट्स अ वेरी सैड न्यूज़, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग इट क्योंकि हम सभी, आप भी यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि इलेक्शन हो रही है जम्मू कश्मीर में, हम सब यहाँ पर हैं और हज़ारों के लोग लगे हुए हैं। लेकिन एक साथी जिनका नाम मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा और आप सबसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप सब उनके आत्मा के लिए शांति की दुआ करें और ये भी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके जो भी उनके फैमिली में हैं उनको शक्ति दे कि वो इस सदमे को एक्सेप्ट कर पाएँ। ये टीचर थे, इनका नाम था मोहम्मद इकबाल नायक, गवर्नमेंट हाई स्कूल सरची में, खड़ी में, दिगबोल में कल इनका एक्सीडेंट हुआ और आज सवेरे ये पूरे हो गए हैं। विजयपुर में कुल 65 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें से 23 सेंसिटिव हैं और विजयपुर ए में 16 स्टेशन हैं पोलिंग स्टेशंस, जिनका कुल वोटर 16,180 हैं। इसके अलावा विजयपुर बी में 14,031 और 6 पोलिंग स्टेशन हैं और इसके अलावा हमारे 23 के करीब सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं। देखिए, ऐसा है कि कोविड के मद्देनज़र हमने यहाँ पे SOPs का पूरा पालन करने की प्रयास किया है, जिसमें हम सैनिटाइजर्स वोटर्स के लिए भी और पोलिंग पार्टीज़ के लिए भी, और इसके अलावा हम जो हमारे ग्लव्स और इसके अलावा शील्ड्स जो हैं
और इसके अलावा वहाँ पे पूरा हम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे हर तरह की सोशल से जो डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा पोलिंग पार्टीज़ को हम सुबह ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं, हैवी ब्रेकफास्ट, और साथ में इनको लंच पैक्स, थाली बढ़िया, वो इनको साथ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और पोलिंग स्टेशंस पे भी इनको खाना दिया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पोलिंग है बिल्कुल शांतिप्रिय हुई है। एमसीसी की कंप्लेंट्स तो आ रही हैं और उनका मौके पे हम विद इन 24 आवर्स उसका निपटारा कर रहे हैं। लेकिन कुछ वोटर्स की ये भी कंप्लेन आ रही है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उन चीज़ों को किस तरह से आप जो वो क्लैरिफाई कर रहे हैं? जहाँ जहाँ पे हमें शिकायत आ रही है वहाँ पे हम उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं, और जितना संभव हो सके हम वोटर्स का पूरा ख्याल रख रहे हैं। जी, पे हर एक पोलिंग स्टेशन पे कम से कम 10 हमारे जो पुलिस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये उनको प्रोवाइड की गई है ताकि किसी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मसला ना हो जी, और पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पहले जो 2 फेज हुए उनमें सांबा में जो हमारी परसेंटेज थी पोलिंग की बहुत ही अच्छी रही। दर्शकों, किश्तवाड़ में पहले चरण में भी मतदान हुआ था, तो तब वहां से पोलिंग स्टाफ को एयरलिफ्ट किया गया। आज भी पोलिंग स्टेशन को रवाना किया गया और पुख्ता तरीके से पूरा उनको ट्रेनिंग दी गई है किस तरीके से आपने पोलिंग करवानी है। आइए देखते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तरह किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी 3rd फेज की पोलिंग जो है वो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी नागसैनी और बोंजमा में हो रही है। 20 पोलिंग स्टेशन नागसैनी में है और 22 बोंजमा में है। बोंजमा का दूर दराज इलाके के लिए 5 पोलिंग पार्टीज को 2 तारीख को यानी कि पिछले कल रवाना कर दिया गया था, जो रात को बेस कैंप पे रुकी थी और आज वहां से वो आगे जा चुकी हैं। आज सुबह ही बोंजमा की 17 पोलिंग पार्टीज और नागसैनी की 20 पोलिंग पार्टीज को सुबह भेजा गया। वो इस समय अपने रास्ते पे हैं और पोलिंग डेस्टिनेशंस पे शाम तक पहुंच जाएंगी। मेरी आपके माध्यम से सबको यही अपील है कि बढ़-चढ़ के पोलिंग में हिस्सा लें और ग्रास रूट लेवल जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करें और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट करने में हमारी मदद करें। प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम के तहत ये दुकानें खोली गई थी, अलग अलग जगह पे खोली गई थी, लेकिन इन दुकानों में सस्ती दवाइयां होती थी और दूसरी दुकानों को इसका प्रभाव पड़ रहा था। ना जाने कैसा नेक्सस बना कि आहिस्ता आहिस्ता वो दुकानें बंद होती हुई। अब हम पुंछ आपको लिए चलते हैं। पुंछ में भी जन औषधि के तहत एक दुकान खोली गई थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसको बंद करना पड़ा, और यह बंद सरकार के आदेश से हुई। जिसने जन औषधि की दुकान ये खोली हुई थी, उससे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैंने 5 लाख रुपए लोन लेकर के ये दुकान खोली थी, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने मुझे 2 दिन के अंदर दुकान खाली करने का आदेश जारी करता क्या ना करता। देखो, मैं अचानक हॉस्पिटल में ही आया तो यहाँ पर इन लड़कों ने दुकान अपनी खोली, तो मैं शॉप पर देखा कितने जाले वगैरह लगे हुए। बड़े अफसोस की बात है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अच्छी स्कीमें लॉन्च की हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है कि यहाँ पर बाज़ार से कम प्राइस वाली दवाइयाँ वहाँ पर मिलती हैं। जनता गरीब है, गरीब के लिए ये सिस्टम वगैरह बनाया जाता है। पर बड़ा अफसोस है, मैं जब यहाँ से बाहर निकला, आप ही मिले, मीडिया वाले मिले, मैं उन्होंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या बनी इसको। मैं देखा बंद दुकान, तो इस दुकान पर कोई सी प्रॉब्लम बन गई है जिस पर मेरे ख्याल एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद की या ऊपर से किसी ने ऑर्डर किया बंद की। मेरे इन स्कीमों को लॉन्च करने का क्या फ़ायदा। मैंने कहा था आप डीडीसी का इलेक्शन करवा रहे हैं, बीडीसी का क्या ज़रूरत है इस इलेक्शन की ज़रूरत की, कौन सी डेवलपमेंट आप करवाना चाहते हैं यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री साहब को कहें या एलजी साहब को कहें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों उनको कि अगर एक कम कीमत में दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर, उस शॉप को बंद कर दें। तो मेरे ख्याल ये सब बदकिस्मती है हमारे गरीब लोगों के लिए। ये इतनी बदकिस्मती है कि आज मैं देख रहा हूँ कि जिस दुकान में कम से कम कोई लाखों रुपए की दवाई जो है वो बिल्कुल एक्सपायर हो गई है। मेरा ये कहना एक वाजिब है कि मैं एलजी साहब को एक अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कम दवाइयाँ मिलने वाली दुकान हॉस्पिटल के अंदर है,
आज ATM की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में पैसा निकालने की ज़रूरत है, वो वहाँ पर फटाफट निकाल दीजिए लोगों को देने के लिए। पर अगर कम दवाइयाँ की एक सिस्टम वाली दुकान प्रधानमंत्री जन औषधि एक केंद्र यहाँ पर खुला, उसको बंद कर दिया। पता नहीं कोई एक माकड़ी है या कोई ऐसी कोई एक मोनोपोली सिस्टम है जिस पर ये दुकानें बंद कर दी जाती हैं। यहाँ जम्मू में खुली है, यहाँ पर क्यों बंद है? हाँ दे दें कि इसका कितना सामान लॉस हुआ है। और मैं खुद यहाँ से सामान लेकर जाता रहा, बिल्कुल कम कीमत में सामान मिलता था, कम कीमत में दवाइयाँ मिलती थी। ये किसके लिए? सिर्फ गरीब के लिए। दर्शकों, स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर के काफी निराशा। आइए देखते हैं। दवाई नहीं मिली। हम गानी बललोई के पहाड़ी इलाके से आए हैं, हमें यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। और ये दुकान अगर खोली है तो हमें दवाई मिलनी चाहिए। हम दवाई के लिए आए तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। जो दवाई यहाँ से 200 की मिलती थी वो 600-700 की बाजार से मिलती है। तो हमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा ये हल किया जाए। जो यहाँ पर दुकान खोली गई थी, कुछ अर्सा के लिए ये दुकान यहाँ खुली थी, उसके बाद इसको बंद किया गया। मैं गुजारिश करूँ, इस वक्त जो मरकज़ी हुकूमत की जो स्कीमें थी वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसकी कोई भी स्कीम जो है गरीब के लिए वो नहीं है, ना यहाँ पर मिल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात थी दुकान की, क्योंकि वहाँ पर लोगों को, गरीब लोग जो थे वो बाज़ार वहाँ से उनको कम रेट में दवाई मिलती थी और वह जाकर अपने मरीज़ को देते थे। लेकिन यहाँ मिली भगत की वजह से, क्योंकि यहाँ जो दुकानदार लोग हैं वो मेरे ख्याल में इस दुकान को नहीं चलने देते, जिसकी वजह से ये दुकान बंद की गई है। दर्शकों, यूटी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जो गाड़ियां थी उनकी आयु 15 साल थी, वो लाइफ एक्सटेंड करके 25 साल कर दी गई है। बड़े लंबे समय से ये डिमांड की जा रही थी। हालांकि पहले ये कहा था कि इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन जब ट्रांसपोर्टर्स ने दबाव बनाया तो अल्टीमेटली सरकार को इस बात पर मानना पड़ा कि 25 साल ही आयु होनी चाहिए। यानी लाइफ रिलैक्सेशन में 10 साल का और समय दिया गया है। आपको बताते चले कि पिछले एक साल से करीब अब पशोपेश में थे ट्रांसपोर्टर। क्या वो अपनी गाड़ी ठीक करवाएं या ना कराएं, क्या इसकी एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर के पशोपेश में थे। लेकिन जैसे ही आदेश आया, सब के सब ट्रांसपोर्टर्स ने इस आदेश का वेलकम किया है, स्वागत किया। 25 साल की जो कैटेगरी है, इसमें सभी गरीब तबका जो है बच जाता है इसमें, क्योंकि बहुत नवी गाड़ियाँ, ये चलने वाली गाड़ियाँ हैं, इनको ऐसा इन्होंने बदनाम कर दिया है। इन्होंने 25 साल की कैटेगरी जो है बहुत अच्छी कैटेगरी बनाई है इन्होंने। इसका नोटिस आया है कि गाड़ी की लाइफ जो है 25 साल कर दी गई है। लोगों में इतनी खुशी का इज़हार है, आपके सामने हम सब लोग मिठाई खा रहे हैं। हम LG साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने गरीब आदमी के बारे में सोचा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, RTO साहब का। अगर ये लाइफ एक्सटेंड नहीं होती तो दुनिया रोड खत्म हो जाती। जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि लोगों को 5-5 लाख रुपए देके ट्रक डालने के लिए, मेरे को नहीं लगता कि 5 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है उससे ट्रक बढ़ेगा। आज की डेट में 24 लाख रुपए का ट्रक तैयार होता है, 25 लाख रुपए का ट्रक तैयार होता है। अगर 5 लाख रुपए गवर्नमेंट उसको देती है तो 5 लाख से क्या 20 लाख कहां से लाएगा? दर्शकों, सिर्फ चालकों, मालिकों, क्लीनरों को इसका फायदा नहीं हुआ है। इसका फायदा, इस फैसले का फायदा दूसरे जो मैकेनिक हैं उनको भी हुआ है, जो बॉडी का काम करते हैं उनको भी हुआ, जो टायर फिट करते हैं उनको भी हुआ है। यानी एक स्ट्रोक से काफी सारे लोग जो प्रभावित हो रहे थे, आज वो खुश नजर आए। हमने कुछ मैकेनिक से बातचीत की, वो बिल्कुल संतोषजनक जवाब देते हैं कि इससे उनकी रोजी रोटी बच गई है। 15 साल तक गाड़ी इतनी ज्यादा खराब नहीं होती थी। 15 से 25 साल, जो 10 साल का स्पैन है, इसमें उनको काम का वक्त मिलता है। हर इंसान बेड रोटी से बेरोजगार था। हर मिस्त्री, स्पेयर पार्ट वाला, गाड़ी वाला, हर आदमी, सबको अब 50,000 आदमियों की रोटी लगी, बेरोजगारी जो हो रहे थे। मैंने याद है इसमें हर इंसान, मिस्त्री, स्पेयर पार्ट, बॉडी वाला, ड्राइवर, क्लीनर, हर इंसान रोटी खाएगा, नहीं तो घरों के घर उजड़ जाने थे, बेरोजगार हो जाने। दर्शकों, हमने इस बाबत RTO से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बड़ा तोहफा ट्रांसपोर्टर्स को दिया गया है और सरकार की तरफ से
गाड़ियों की आयु 25 तक कर दी गई है और दूसरा साथ साथ में किराए में जो बढ़ोतरी थी उसको 30% कम कर दिया गया है। तो इस पर चर्चा करेंगे। आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और जो आयु 25 साल की गई है उससे कितनी गाड़ियों को बेनिफिट होगा? थैंक यू विनोद जी। जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी समय से ये जो लाइफ एक्सटेंशन थी गाड़ियों की ये ऑन होल्ड पे थी, तो फाइनली जो कल हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर हैं उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है कि जिसमें जो गाड़ियां हैं बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल उनकी लाइफ 25 साल तक जो है वो बढ़ाई जाएगी और उसमें कुछ प्रोसीजर है जो मोटर व्हीकल एक्ट के या रूल्स जो हैं उनके तहत किया जाएगा। जैसे नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जिनको हम प्राइवेट व्हीकल्स कहते हैं तो उनकी लाइफ एक्सटेंड होगी 5 साल के लिए वन टाइम, मतलब जिसकी गाड़ी की एज 15 साल हो गई है तो वो 5 साल के लिए एक बार फिटनेस उसकी होगी और उसके बाद जो उसकी फी है वो डिपॉजिट करके तो उसको 5 साल के लिए गाड़ी की लाइफ एक्सटेंड कर दी जाएगी। इसी तरह जब 20 साल हो जाएंगे 20 के बाद फिर से उसकी गाड़ी की फिटनेस देखी जाएगी और 5 साल के लिए फिर उसको बढ़ाया जाएगा। तो जहां तक नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं जिनको जैसे ये पैसेंजर व्हीकल्स हैं या गुड्स हैं, इनकी फिटनेस आफ्टर 15 ईयर्स हमारा एक 2007 में ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे एक ऑर्डर इशू हुआ था कि हाफ ईयरली इनकी फिटनेस की देखी जाएगी। इनकी जो लाइफ है वो वन टाइम 5 साल के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी। उनकी लाइफ जो होगी वो 6-6 महीने के लिए बढ़ेगी और उनकी सब्जेक्ट टू दी फिटनेस ऑफ द व्हीकल। अगर 15 साल से पुरानी जो गाड़ी है उसकी फिटनेस देखी जाएगी और 6 महीने बाद उसको फिर से फिटनेस देखा जाएगा। अगर वो गाड़ी फिट है तो उसकी लाइफ एक्सटेंड की जाएगी और इसी तरह ही उसकी जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी वो 25 साल रहेगी। अगर कोई गाड़ी 25 साल तक उसके बाद भी फिट है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 25 साल है, उसको 6-6 महीने में अपनी फिटनेस जो है वो करवानी पड़ेगी जो बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन है। और साथ में मैं एक चीज और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो लाइफ एक्सटेंशन है गाड़ियों की वो वही अथॉरिटी कर पाएगी जिस अथॉरिटी ने रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने उनको रजिस्टर किया हुआ है। तो ये मैं आपके माध्यम से लोगों से भी ये बताना चाहेंगे कि किसी एक ही आरटीओ या एआरटीओ ऑफिस में रश के बजाय जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं रजिस्टरिंग अथॉरिटीज उनके पास ही रुजू करें ताकि आपकी गाड़ियों की जो लाइफ है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि सवाल तो साथ में मेरा सवाल ये था कि कितना टेंटेटिव अनुमानित कितनी गाड़ियों को, कितने ट्रांसपोर्टर्स को, कितनी नॉन कमर्शियल गाड़ियों का इसको बेनिफिट होगा जो लाइफ एक्सटेंशन? देखिए मैं तो अपना जम्मू प्रोविंस का ही बता सकता हूँ, लेकिन एस्टिमेटेड रफली एस्टिमेट को तकरीबन 30,000 के करीब गाड़ियों को पूरी J&K में इसका बेनिफिट मिलेगा। आपने कहा कि आपने ये भी कहा कि साथ में मैं आपके माध्यम से एक चीज और यहाँ पे जो आपने दूसरा पॉइंट उठाया था कि वो 30% जो फेयर हाइक था तो वो भी गवर्नमेंट ने विड्रा किया हुआ है। वो फेयर हाइक टेम्परेरीली जो कोविड-19 की जो SOPs फॉलो करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को एक रिलीफ दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर एक कंडीशन लगाई गई थी कि जो गाड़ियां हैं वो 23% 2/3 कैपेसिटी पे चलाएंगे, वो बड़ी गाड़ियां, और जो मिनी बसें थी वो 50% पे थी। तो वो अब उन्होंने विड्रा करके उनको फुल कैपेसिटी अलो कर दिया हुआ है। तो वो अब जो नॉर्मल रेट्स थे फेयर के वो उसी पे ही लोगों से फेयर जो है वो चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वो नाराजगी जता रहे, कल भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि कहीं ना कहीं सारी गाड़ी अभी सड़कों पर नहीं आई है, इस तरीके से 30% वापस लेना गलत है। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें जो फेयर तो सिर्फ इसलिए था कि उनकी कैपेसिटी कम थी, अदरवाइज तो फेयर गवर्नमेंट ने हाइक नहीं किया था। तो अब जब कैपेसिटी उनको फुल 100% ऑक्यूपेंसी उनको अलो कर दी गई तो अब फेयर बढ़ाने का कोई तो बनता नहीं है। जो उनके नॉर्मल रूटीन में जो फेयर हाइक होती है तो उसके लिए अलग से प्रोसीजर है, उसकी कमेटी है, उसकी एक्सरसाइज अलग से होती जा रही है। जो उनको जितना उनका एक जो रूटीन में उनके किराए बढ़े जाते हैं तो वो तो जितने बढ़ने होंगे उतने तो गवर्नमेंट बढ़ाएगी उनमें, लेकिन जो ये 30% हाइक थी ये सिर्फ कोविड के टाइम दी गई थी, तो इसलिए इसको विड्रा कर दिया हुआ है। जब लाइफ एक्सटेंशन का प्रोसेस शुरू होगा तो आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट देने का प्रोसेस उसमें थोड़ा सा वर्कलोड नहीं बढ़ जाएगा आपका? उसके लिए आपने कोई नहीं? देखिए हमारी जो फिटनेस यहाँ पे जैसे आप जम्मू में जो है हमारे 2 जो बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन जो है जिन पे ज्यादा लोड होने की वजह से वो 2 बोर्ड रेगुलरली काम करते हैं, एक पैसेंजर बोर्ड है और एक गुड्स बोर्ड का है। तो वो वहाँ पे हमारा जो ARTO है, इंस्पेक्टर है, सफिशिएंट है और वो उस पूरे रश को हैंडल कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी तो होता था, ये कुछ ही टाइम बंद रहा था और इससे पहले भी तो 1 साल पहले भी तो ये चीजें चली रही थी और वो पूरी तरह अच्छी तरीके से चल रहा था। और जी बोलिए। तो इसमें ऐसा रहेगा कि हमने, जैसे मैं आपके माध्यम से ये भी बताऊंगा कि जो RTO ऑफिस में है तो वो अपनी टर्न पे है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं हमने लिमिटेड सर्विसेज 1 डे 1 सर्विस ही यहाँ RTO ऑफिस में स्टार्ट की है ड्यू टू कोविड-19। तो यहाँ पे एक मंडे है और एक सैटरडे जो है हमने इनके लिए रखा हुआ है कि 2 दिन में से किसी दिन भी मतलब लोग आ सकते हैं। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 दिन और बढ़ा लें, जब तक ये रश अगर इनका ज्यादा होता तो 1 दिन और हम बढ़ा देंगे ताकि लोगों को ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करने पड़े। और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो SOPs हैं कोविड-19 की
वो लोग जो है कंसर्न है उसको फॉलो करें, क्योंकि ये तो साथ में एक्सटेंशन तो गाड़ी गवर्नमेंट की जब लो कर दिया ये तो हो जाएगी, आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन अपना जो ध्यान है सेहत का खास ख्याल रखें और SOPs को फॉलो करें। जो फिटनेस का प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रहे और इसमें चेक एंड बैलेंस रहे, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट इस कारण भी होते हैं कि फिटनेस ठीक नहीं होती है, ठीक से उसको चेक नहीं किया होता है गाड़ी को। नहीं, देखिए जहां तक फिटनेस की बात है, अभी जैसे आप जानते हैं कि हमारा एक यहाँ पे इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर विजयपुर सांबा में बन रहा है, जिसमें मैकेनिकल फिटनेस की जाएगी, जहां पे मैनुअल जो अभी हम मैनुअल या विजुअल जो फिटनेस हम करते हैं वो खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक जो हमारे पास बोर्ड बने हुए हैं वो एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किए हुए हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने। उसमें एक ARTO होता है, एक टेक्निकल मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है, साथ में एक डीलिंग असिस्टेंट होता है। तो वो बड़ा जितना पॉसिबल है जो मैनुअल या विजुअल इंस्पेक्शन की जाती है उसमें गाड़ी की सारी चीजें देखी जाती हैं कि वो गाड़ी फिट है या नहीं है रोड पे चलने के लिए, तभी उसको 6 महीने के लिए दी जाता है। अगर वो रोड के बाद 6 महीने के बाद अगर गाड़ी फिट नहीं रहती है तो उसकी फिटनेस फिर से देखी जाती है और तभी उसको अलो किया जाएगा अगर वो गाड़ी फिट है तो। और जहां पे कहीं ऐसी कंप्लेंट आती है या कहीं आएगी तो उसको हम कॉग्निजेंस लेंगे और उसका देखा जाएगा कि कोई किसी को अननेसेसरी किसी गाड़ी को तंग नहीं किया जाए। और ये लोगों का भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका भी एक ये फर्ज बनता है कि वो भी अपनी गाड़ी पहले उसको पूरा जो उसकी जरूरत है, बेसिक जरूरत है, वो पूरी करने के बाद ही फिटनेस सेंटर में लाइए ताकि वो गाड़ी पास हो जाए। देखिए लाइफ 15 साल रखी गई थी, पहले कुछ सोच समझ के ही रखा गया होगा। एक तो मैकेनिकल रीजन रहे होंगे और दूसरा पोल्यूशन रीजन रहा होगा। 25 साल करने के बाद कितना नुकसान हो सकता है पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए जो मोटर व्हीकल एक्ट है वहां पे कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है हमारे पर कि आपने 15 साल रखनी है। हाँ, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज अप टू 15 ईयर्स। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट में हमारे पास जो मोटर व्हीकल रूल्स हैं उसमें प्रोविजन है हमारे पास कि उसको गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी 5-5 साल के लिए फिटनेस के बाद गाड़ियों को। तो जो पोल्यूशन है, जैसे आप जानते हैं कि जो पोल्यूशन है वो 6 मंथली पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है उनको। अगर जिसके गाड़ी के पास पोल्यूशन फिटनेस नहीं है तो उसको तो लो नहीं किया जाएगा, वो तो चल नहीं पाएगी, क्योंकि पोल्यूशन तो बेसिक नेसेसिटी है ना। जब आपने गाड़ी को फिटनेस के लिए लाना तो फर्स्ट आपका पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी गाड़ी पोल्यूशन जो है वो जो नॉर्म्स है उनको फॉलो कर रही है। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोई रजौरी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको फिटनेस अगर जम्मू में करवानी हो तो वो नहीं करवा पाएगा, उसको रजौरी ही जाना पड़ेगा? देखिए जनरली जो रूल्स हैं जब से ये ऑनलाइन हुआ तो वो कहीं भी करा सकता है, लेकिन इसमें ये प्रोविजन है कि जो रूट परमिट है, जैसे मान लो कोई रजौरी डिस्ट्रिक्ट में किसी गाड़ी का रूट परमिट है तो उसको रजौरी डिस्ट्रिक्ट में ही फिटनेस करवानी है, क्योंकि वो जम्मू आ नहीं सकती, उसका रूट लिमिटेड है। हाँ, अगर कोई गाड़ी जो है वो उसका स्टेट परमिट है या जम्मू पुंछ रूट है, जम्मू रजौरी रूट है, तो वो जम्मू से भी करवा सकती है और रजौरी से भी करा सकती है, वो उसकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। जो नॉन कमर्शियल की बात करें तो नहीं, नॉन कमर्शियल उसी अथॉरिटी के पास होगा जिसने उसको रजिस्टर किया हुआ, क्योंकि वो दूसरे के पास अलो नहीं है। मान लो अगर कोई गाड़ी जम्मू RTO से रजिस्टर हुई है तो उसकी फिटनेस और उसकी एक्सटेंशन ऑफ लाइफ जो है वो जम्मू RTO से ही होगी। अगर कोई गाड़ी रजौरी से गाड़ी रजिस्टर हुई है तो वो वहीं पे होगी, वो जम्मू से नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।